Well, 2019 is finally coming to an end और आज मैं बात करूंगा कि ये साल एनिमे के लिए कैसा रहा। But before that, outside of anime, इस साल इंडिया की इकोनॉमी गिर गई और अभी गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट पास किया जिस पे लोगों ने बहुत गालियां निकाल रहे हैं। और आउटसाइड ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज स्टैन ली को हम खो बैठे। But let's put everything aside क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनिमे के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं साल की शुरुआत से। Well, विंटर का स्टार्ट हुआ था एक धमाके के साथ जो सबको दूसरी दुनिया में ले गया। विंटर को स्टार्ट किया था किसी और ने नहीं बल्कि शील्ड हीरो ने। ये एनिमे इस चीज का प्रूफ था कि चाहे लोग इसेकाई को जितनी मर्जी या गालियां निकाल ले, अगर उन्हें कोई इसेकाई देखने को मिलेगा तो वो उसे देखना बंद नहीं करने वाले। इस एनिमे ने बाकी एनिमे से कुछ हटकर नहीं किया था एक्सेप्ट एक प्रोटैगनिस्ट जिसके लिए एक्चुअली में कुछ डिफिकल्ट था, और इसेकाई में वो एक बहुत बड़ी चीज है। बट बाद में ये जस्ट एसोल मिनी हीरो बन के रह गया। बट हे, इट वाज स्टिल एंटरटेनिंग, राइट बिसाइड शील्ड हीरो हमें मिला द प्रॉमिस नेवरलैंड। ये इस सीजन का वन ऑफ द मोस्ट हाइप शोज था बिकॉज इट प्रेजेंटेड अ डार्क थ्रिलर स्टोरी दैट हुक्ड पीपल फ्रॉम एपिसोड 1। और हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं, अ क्विक मेंशन ऑफ एनिमे's फर्स्ट ओपी। या दैट वाज इट। बट सैडली ये एनिमे एक इनकम्प्लीट स्टोरी के साथ एंड हो गया और इसका सीक्वल हमें 2020 में देखने को मिलेगा। सो ये टॉकिंग ऑफ सीक्वल्स, विंटर सीजन में हमें देखने को मिला मॉब साइको सीजन 2। मैन ये सीक्वल कमाल का था। आई मीन बोन्स मॉब, अगर तुम इन वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो तो तुम्हें पता होगा कि ये किस तरह का शो था। इस सीजन ने मॉब की स्टोरी को रिलेटेबल रखा लेकिन उसे फ्रेश भी रखा। और सिर्फ यही नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीजन की वन ऑफ द मोर नोटिसेबल पार्ट्स में से एक थी। एंड आई मीन तुम्हें पता है कि मोस्ट नोटिसेबल क्या था? द एनिमेशन बेबी। ऑल्दो ये सीजन कमाल का था, आई रियली थिंक कि ये बहुत ज्यादा लेट हो गया। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, ये इतना भी ज्यादा लेट नहीं था, लेकिन अगर इसे पहले रिलीज किया गया होता, यार तुम्हें भी पता है ये एनिमे चार्ट्स में कितना पीछे था। अगर ये थोड़े पहले रिलीज किया गया होता, आई एम श्योर ये हॉटेस्ट शो ऑफ द सीजन होना था। बट better late than never, I guess. It certainly doesn't put any Mob Psycho fan into depression. Did someone say depression? अरे यार ये फिर से आ गए। हाँ, कागुया-सामा वो एनिमे बन के रह गया जो तुम्हारे डिप्रेशन को दूर कर देगा। और इसकी ज्यादातर पॉपुलैरिटी इसकी मीम्स की वजह से थी। इसकी मीम्स जोक्स उन लोगों तक भी पहुंच गए जिन्होंने अभी तक एनिमे को देखा भी नहीं था, और इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। ये एक्चुअली एनिमे, लेट्स डिस्क्राइब इट, ये एनिमे एक्चुअली रोमांस के बारे में था, बट एक्चुअली प्रोग्रेस थ्रिलर के मैसेज से करता था। And that's the best way I can describe it. Don't ask me in the comments. This show was like कि अगर तुम Death Note देख रहे हो, but Al and Light are trying to make each other confess their love to each other, which they are totally not doing in the show, by the way. Except these, हमें कुछ other anime भी देखने को मिले जैसे Kakegurui XX, Boogie Pop, Eromanga Sensei OVA, which we all needed. Okay, I'm sorry. काकेगुरुई XX एक एनिमे था गैम्बलिंग के बारे में जो कि एक्चुअली में सीक्वल था। सरप्राइज काकेगुरुई का, भला कैसे पता हो सकता है, राइट? और बूगी पॉप थी एक लाइट नोवेल एडेप्टेशन। एक अच्छी वाली। ये एनिमे एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह था जहां पर एक्चुअली में डिटेक्टिव तुम हो और उसके आगे कुछ भी मेरे छोटे से दिमाग में नहीं पड़ा, तो डोंट आस्क मी। वेल, विंटर सीजन सच में कमाल का था। हाँ, तुम मोस्टली सही हो। आई मीन कम ऑन, लुक एट दीस शोज मैन, इतने कमाल के शोज अभी तक इतना भी कोई ट्रैश शो देखने को नहीं मिला। मैं जानना भी नहीं चाहता ये क्या चीज है। विंटर में भले ही कमाल के शोज आए हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ट्रैश के बारे में बात नहीं करने वाले। बट एरोमांगा सेंसेई का क्या? शट अप! I'm talking about domestic girlfriend right now. Don't interrupt me. क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ तीखापन चाहते हैं? तो क्या आप अपनी टीचर को चूज करेंगे या अपनी लिटिल सिस्टर को? The guy behind Domestic Girlfriend. Domestic Girlfriend एक ऐसा शो था जिसमें इतना तीखापन था कि तुम इस तीखेपन से अपने मोहल्ले के लिए एक सब्जी बना सकते हो और फिर भी तुम्हारे पास इतना तीखापन बच जाएगा कि तुम उससे एक नया सीजन बना लो।
I mean, ये ऐसा शो था जो कि डिजेनरेसी की दीवारों को तोड़ने पे लगा हुआ था, क्योंकि हर एपिसोड डिजेनरेसी को गिरने नहीं देता था. But people like me watched it anyway, and don't judge us, okay? और हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं, ये वही एनिमे था जिसने टेल्स का ट्रेडिशन को स्टार्ट किया था. अब भला वो क्या है? Teachers! I'd like to feed all my love and attention to, because teachers are hardworking humans just trying their hardest, and is it wrong to just want a sensei who can smile with the pure happiness she deserves? Well, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि winter was pretty okay season, but I've saved the best for the last. Is it Eromanga Sensei? For fuck's sake, it's not Eromanga Sensei! But let me give you a hint. The party is over. Party is over. हाँ, ये एनिमे था एक एडेप्टेशन एक मांगा की जो कि बहुत पहले 1980s में लिखी गई थी. And MAPPA just made it into an amazing anime. You know, तुमने इस एनिमे के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, जैसे कि ये एनिमे कितने सारी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड तुम बिल्कुल सही हो, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन जो ये नहीं करता है वो है तुम्हें सूखे की प्रॉब्लम के बारे में बताना. Really? Who thought about this problem at their review? No, ये एनिमे एक्चुअली में ह्यूमनली प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है. Clash of ideology of justice, trading of one life for thousands, what is truly being selfish, और क्या तुम्हें एक ऐसे भगवान की जरूरत है जो तुम्हारी कभी मदद ना करे, तब क्या तुम्हें राक्षसों के साथ चले जाना चाहिए. एनिमे दरअसल इन टॉपिक्स को सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करता, उनके बारे में सिर्फ तुम्हें बताता नहीं है, बल्कि एनिमे के कैरेक्टर्स थ्रू आउट द स्टोरी इन सभी प्रॉब्लम से सफर करते हैं, और इन सब कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट बड़ी स्टोरी पर पड़ता है, और डोरोरो खुद भी इन प्रॉब्लम से सफर करता है. Hey, that's not Dororo, that's Hyakimaru. For the last time, shut the जब विंटर का टाइम पूरा हुआ तो स्प्रिंग आ गया, और स्प्रिंग भला अपने साथ क्या लेकर आया? स्प्रिंग के साथ ओल्ड किंग भी लौट आया था, और इस सीजन में भी हाइप को बढ़ा दिया था. पर अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी को इस बार भी नए लेवल पर ले जाया गया था, और इसके साथ अब मैं सोच रहा हूँ कि अगला सीजन कौन से लेवल पे जाने वाला है, और 2020 में हमें इसका फिनाले देखने वाला है, which is gonna be epic. Right beside Attack on Titan हमारे पास था One Punch Man सीजन 2, जिसे लेकर लोग थोड़े से गुस्से में थे. I mean, come on, जब मैडहाउस ने One Punch Man को कंटिन्यू नहीं किया तो किसी को तो करना ही था, और किया भी जेसी स्टाफ ने. पर ये भला था क्या? जेसी स्टाफ को कमाल की एनिमेशन करनी आती है, पर वन पंच मैन पे लगे एनिमेटिंग स्केड्यूल ने सीजन के एक्सपीरियंस को, लेट्स जस्ट से इट वाज़न्ट द वर्स्ट और द बेस्ट. हाँ, ये एक व्हाइट और ब्लैक के बीच में एक ग्रे एरिया में था, जहाँ पर स्टोरी ने तो व्यूअर्स को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, जो कि एक्चुअली में एनिमे का मेन पॉइंट थी. लेकिन फिर तो मैं मांगा खरीदनी चाहिए थी. लेकिन लोगों ने ये कहकर लड़ना बंद किया कि मैडहाउस जैसी एनिमेशन सिर्फ मैडहाउस ही कर सकता है, और बोन्स और एक और स्टूडियो जो कि इस टाइम पे अपने ही एक एनिमे पे लगा हुआ था, जो कि अभी इतना पॉपुलर नहीं था. बट हे, इसी बहाने हम वन पंच मैन पे क्रंचीरोल अवार्ड्स पे वोट कर सकते हैं फॉर साइतामा. इसी के साथ हमें देखने को मिली स्टूडियो ट्रिगर की फिल्म प्रोमेस, स्टारिंग नॉट कामिना एंड नॉट विरल बट ट्रिगर. ओह बॉय, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? हाइप हाइप हाइप. हाँ, ये मूवी सुपर हाइप मूवी थी, जो कि वेस्टर्न और जापानीज दोनों ऑडियंस ने देख ली, लेकिन मेरे जैसे इंडियंस आर स्टिल वेटिंग फॉर द ब्लू रिलीज. ये सीजन एक्चुअली में एक सीक्वल हाइप रेडिएटर था, एंड बाय द वे आई नो दैट्स द ग्रेटेस्ट नेम एवर. आई मीन, ये सीजन में कितने सारे सीक्वल्स थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, वन पंच मैन, अटैक ऑन टाइटन, और उसके बाद बुंगो स्ट्रे डॉग्स, बनी गर्ल संपाई, Fruits Baskets, and I know it's a remake, but whatever. Agretsuko, Diamond No Ace, Kabinari, and come on, भला कितने sequel हैं? You know, this is my reaction while writing the script for this video. और अगर मुझे पता होता इतने ज्यादा sequels हैं, तो मैं इन्हें अपने airing time में ही देख लेता. But इस सीजन के स्टैंड आउट से हितोरी बोची and Carol and Tuesday, जो कि पहला एक socially awkward teenage girl, which is, let's be honest, is all of us, के बारे में बताता है, और Carol and Tuesday एक anime music from the director of Bebop. Can you believe it? From the director of Bebop. But I'm not that surprised, because you know Samurai Champloo's. क्या तुमने ये देखा है? Mom, but that's not my dream. What is your dream, son? To break dance. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly.
जब हमें लगा था कि सब कुछ कमाल का जा रहा था तो समर ने कुछ और ही कर दिया। क्योरो एनिमेशन, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे स्टूडियोज, जो कि एनिमे को सिर्फ इसलिए नहीं बनाते हैं कि उन्हें उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बल्कि इसलिए बनाते ताकि मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे वीव्स एनिमे को देख पाएं, उसे एंजॉय कर पाएं, और ये करते हुए अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छा हक देते हैं, उनका सही हक देते हैं। उस स्टूडियो को आग लगा दी गई। और मैं यहाँ पे उस स्टोरी पे नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम सबको पता होगा कि हुआ क्या, लेकिन इस कम्युनिटी ने उनकी हेल्प करने के लिए जो वो कर सकते थे सब कुछ किया। I mean, हर एनी ट्यूबर वीडियो बना रहा था, अवेयरनेस फैला रहा था इस फैक्ट के बारे में कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में थे। तरह तरह के डोनेशंस को स्टार्ट किया गया और इंडिया में से भी एनिमे टीएम टॉक्स, यूसुके, तरह के एनी ट्यूबर्स थे जो कि हेल्प कर रहे थे क्योरो एनिमेशन की। बट मैं उनकी हेल्प के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो कि मैं पहले नहीं कह पाया, जो भी उनके साथ हुआ they did not deserve it at all। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी क्योरो एनिमेशन के साथ हुआ वो इससे रिकवर कर पाए, और सिर्फ वही नहीं, सभी लोग जो इस प्रॉब्लम से इफेक्ट हुए थे, इस इंसिडेंट से इफेक्ट हुए थे। मुझे पता है कि जो हो चुका है उसे अब बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस इंसिडेंट से आगे बढ़े और एक नए फ्यूचर की ओर बढ़े। फिर एनिमे पे आते हुए ये सीजन भला हमें क्या देने वाला था? वेल, वी गॉट द बिग 3 शोनेन शोज ऑफ द सीजन। पहले हमारे पास था सोल ईटर के क्रिएटर से फायर फोर्स, which was hyped as it could have been, and it was an epic banger and even had an epic banger opening। यार हमारे पास इस साल एनिमे ओपनिंग्स की कमी नहीं थी। उसके बाद हमारे पास था डॉक्टर स्टोन, एंड yeah, this was not about the doctor who deals with stone। That wasn't even funny। बट ये एनिमे था लास्ट सर्वाइविंग ह्यूमंस के बारे में, जो कि स्टोन वर्ल्ड को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे थे थ्रू टेक्नोलॉजी। हाँ, and that's the last fucking time I'm giving a plot for an anime in this video। But which was the last, you may ask? क्योंकि ये एनिमे समर में था भी नहीं, मोर स्पेसिफिकली ये समर में स्टार्ट नहीं हुआ था। तो भला कौन सा एनिमे था ये? Demon Slayer। ये एनिमे एक्चुअली में स्प्रिंग में स्टार्ट हुआ था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, यूफोरेबल के फर्स्ट शोनेन एनिमे यानी कि Demon Slayer aka Kimetsu no Yaiba aka that time Michael Jackson got reincarnated as a demon lord को असली रिकॉग्निशन एपिसोड 19 के बाद मिली। सोशल मीडिया, मीम्स, यूट्यूब जस्ट एक्सप्लोडेड ऑन Demon Slayer, और कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि कोई एनिमे था ही नहीं जिसके बारे में लोग बात कर सकते थे एक्सेप्ट Demon Slayer। इवन द माइटी वीप किंग, सब लोग इसके बारे में वीडियो बना रहे थे, इवन फ्रॉम इंडिया, इवन फ्रॉम आउटसाइड, एवरीवेयर। Even though कई लोगों के लिए ये एनिमे ओवर हाइप था, but you can't say the animation doesn't look amazing। बोन्स, मुझे पता है तुमने मॉब साइको 102nd सीजन पे बहुत काम किया है, लेकिन यूफोरेबल की एनिमेशन को कोई भी मैच नहीं कर सकता। Well, talking of Ufotable, they were also working on Fate Heaven's Feel 2, Lost Butterfly earlier this year, and which had the best animation of the year, and I'm sure it's gonna win the Crunchyroll Anime Award for animation। I guess nobody gave a fuck about it, huh? Talking of Fate, हमें इस सीजन देखने को मिला लॉर्ड एंड मलॉय सेकंड केस फाइल, जो कि यूफोरेबल ने नहीं बनाया था, जो कि एक्चुअली में एक डिटेक्टिव टाइप शो था। मतलब इसे देखने के लिए तुम्हें फेट की नॉलेज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मतलब इसे वो लोग देख सकते जिन्होंने फेट को कंप्लीट कर लिया है, वो लोग देख सकते जिन्होंने फेट को कंप्लीट नहीं किया है, वो लोग देख सकते जो कि एनिमे देखते हैं, वो लोग देख सकते जो कि इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग देख सकते जो जापानीज बोलते हैं, एंड रफली 90% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। इस सीजन में हमें कई तरह के एवोल्यूशंस भी देखने को मिले, लाइक क्यूट गर्ल्स डूइंग जिम, क्यूट गर्ल्स डूइंग नॉट क्यूट थिंग्स विद बॉयज, क्यूट गर्ल्स डूइंग सर्वाइवल आइलैंड, और सबसे इम्पोर्टेंट जब इसेकाई एक चीज को बार बार तुम्हें दिखाकर तुम्हें यही भी भुला देता था कि ये चीज एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ पे हुई थी। वेल, दैट चेंज दिस सीजन, क्योंकि हमें इस साल देखने को मिला मिल्फ इसेकाई। भला ये क्या चीज है, मैं जानना भी नहीं चाहता। वेल, ये एक्चुअली में एक इसेकाई है जहाँ पर एक मॉम अपने बेटे के साथ दूसरी दुनिया में खींच ली जाती है। ओह मैन, व्हाई आर यू मेकिंग इट साउंड सो डर्टी? भला एक मॉम इसेकाई के साथ क्या गलत हो सकता है?
Okay, let me bleach my eyes. इसेकाई के मामले में ये एनिमे था जो कि इस सीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर था. Wait, what man? What are you doing? You're not gonna talk about this trash, you fucking idiot. Okay. इसेकाई के मामले में हमें इस सीजन मोस्टली क्लोन्स ही देखने को मिले, but there was one that stood out, and that was because of all the wrong reasons. इसेकाई चीट मैजिशियन एक शो था जो कि क्लोन था केंजो नमागो का, जो कि पिछले सीजन में एयर हुआ था, जो कि एक एवरेज इसेकाई ट्रैश शो था, लेकिन उसमें एक्चुअली कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग था. लेकिन चीट मैजिशियन उसने उसकी कॉपी करने के बाद जो भी एंटरटेनिंग चीजें थी उसे बिल्कुल भी खत्म कर दिया था. And let's be honest, everyone was sleeping while watching this, right? पर इस सीजन का बिगेस्ट शो था विंडलैंड सागा, जो कि ये वो लेजेंडरी मांगा थी जिसे कि किसी ने भी अभी तक एनिमेट नहीं किया था. बट वेट, उन्होंने ये काम अपने हाथों में ले लिया, probably because ये इसका बज़र्ग जैसा हाल होते हुए नहीं देखना चाहते थे. और जैसे कि इन्होंने इसे एनिमेट किया है, इसे वही एडेप्टेशन मिल रही है जो कि ये डिजर्व करता है. एंड आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे कहूंगा वो विंडलैंड सागा की एपिक स्टोरी को डिस्क्राइब कर सकता है. अगर तुमने ये एनिमे अब तक नहीं देखा है तो जाओ जाके इसे देख कर आओ. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वी ऑल हैव वॉच्ड दिस शो, राइट? वेट, वीडियो के यहाँ तक कोई अभी तक पहुंचा भी है? हेलो? जब सारा का सारा साल चला गया तो फॉल आ गया, और वेल फॉल के आने की बहुत ज्यादा हाइप थी क्योंकि इस सीजन में हमें बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट्स का रिटर्न देखने को मिलने वाला था और कई न्यू शोज की भी एडेप्टेशन होते हुए देखने को मिलने वाली थी. तो हमें भला क्या मिला? सीजन का स्टार्ट हुआ था पेट बेबीलोनिया के साथ, जिसका लोग बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे थे. I mean, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा शो था which was starring नॉट ललूश एंड नॉट C2. इस सीजन की बहुत ज्यादा हाइप थी और तुम्हें पता उसका क्या मतलब था? न्यूबीज. और वो पूछ रहे थे कि क्या फेट को स्टार्ट करने के लिए ये एक अच्छी जगह थी, और आंसर था yes, with an asterisk the size of Jupiter next to it. फॉल में हमें कुछ अलग तरह के शोज भी देखने को मिले. बीस्टार्स और नॉट लायन किंग इस सीजन के बहुत ही ज्यादा डिफरेंट शोज थे, और दोनों इतने डिफरेंट थे कि इन दोनों में एक दूसरे के साथ भी कोई कॉमनैलिटी नहीं थी. बीस्टार्स इस सोसाइटी के नॉर्म्स को क्वेश्चन करने वाला एनिमे था, जहां पर दैट टाइम द होल वर्ल्ड गॉट रीइनकार्नेटेड एज एनिमल्स एग्रेट्सको के साथ ज्यादा मिलता जुलता था. पर इस सीजन में कुछ कमाल का हुआ. ज्यादातर इसेकाई बहुत अच्छे थे, ज्यादातर. कोनोसुबा के क्रिएटर से हमें एक नया इसेकाई मिला, क्यूट गर्ल्स डूइंग इसेकाई, बुकिकाई और उनका किंग कोशिशिरो. ये इसेकाई वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एनिमे था, and I'm sure this will get nominated for Crunchyroll Anime Awards. No? Well, I'm not fucking surprised. इस सीजन में हाइप का मेन रीजन था sequels. Scratch what I said about Spring being the sequel hype radiator. Fall was the real sequel hype engine. हमें देखने को मिले 7 Deadly Sins, which had the best fight animation anime had seen in generations. SAO, Food Wars, Radiant, Psycho-Pass, We Never Learn, Chihara Furu, Fairy Gone, and that's not even all of them. पर एक शो था जो इन सब से आगे था, और तुम्हें पता ही होगा कि मैं किस शो के बारे में बात कर रहा हूँ. किसी भी तरह के शोनन फक बॉय जैसे कि मैं को डिसअपॉइंट नहीं किया. ये सीजन स्टार्ट ऑफ हुआ था एक फिलर के साथ, पर क्या ये एक फिलर था? जो मर्जी हो, ये सीजन अभी भी चल रहा है और मुझे नहीं लगता अभी तक इसकी हाइप कम होने वाली है. मगर मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मुझे ये सीजन पसंद नहीं आएगा. I mean, क्या वो अब एक छोटी सी बच्ची को बचाने वाले हैं? Where are the stakes? But the show just blew me away. But what about other shows? Well, SAO alongside with its clone was going better than before. Psycho-Pass ने एक स्टोरी प्रेजेंट की जो कि ओरिजिनल के कैलिबर की तो नहीं थी, but come on, it was still entertaining. सीक्वल्स के अलावा हमें कुछ कमाल का देखने को मिला. No Guns No Life, जो कि No Game No Life का मेले में बिछड़ा हुआ भाई था. Wait, did you said No Game No Life? Yes. क्या ये उसका सीक्वल है? No. ये आई थिंक मोस्ट पीपल का फर्स्ट रिएक्शन था इस एनिमे के बारे में सुनते हुए. पर मैड हाउस से हमें ये एनिमे मिला जो कि एक डिटेक्टिव ग्रिडी काइंड ऑफ शो था.
इस शो की स्ट्रेंथ थी इसकी लेयरिंग। इस एनिमे ने एक एलिमेंट के ऊपर एक दूसरा एलिमेंट छुपा के रखा हुआ था और कई लोगों को ये शो बोरिंग लगा क्योंकि इसके इंटरेस्टिंग बनने के लिए इसे कुछ टाइम लगा। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ सेटिंग अप फॉर सीजन 2 जो कि मैं सुन रहा हूँ हमें 2020 में देखने को मिलने वाला है। बट लेट्स नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। But let's not forget the most important thing that happened in Fall. क्या तुम्हें याद नहीं? टैनकी नो को का इंडिया में रिलीज होना एक तरह से सपना था। पूरी एनिमे कम्युनिटी ने अपनी जान लगाती थी मकोडो शिनकाई की इस मूवी को इंडिया में लेकर आने के लिए, पर हमें क्या पता था कि शिनकाई अपनी इस मूवी के साथ खुद ही इंडिया पहुंच जाएंगे। एनिमे के लिए अगर इंडिया में कोई सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल थिंग हुई होगी तो वो इस मूवी का रिलीज होना होगा, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट एनिमे ओरिजिनल मूवी जो कि इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई थी। एंड इवन दो इंडिया की मूवीज का ऐसे बहुत ज्यादा कंपटीशन था, फिर भी टैनकी नो को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। गुड वर्क माय फ्रेंड्स, वी डिड इट। That pretty much wraps up the anime in 2019. And I say ये साल कमाल का था, पर हमें 2018 की तरह Goblin Slayer या Darling in the Franxx जैसे मसालेदार एनिमे नहीं देखने को मिले। लेकिन इस साल हमें Vinland Saga जैसा एपिक एनिमे देखने को मिला और अगले साल हमें अटैक ऑन टाइटन का एंड देखने को मिलेगा और हीरो आका की स्टोरी भी अपने प्राइम टाइम में जल्दी ही जाने वाली है। इससे क्या मतलब है? वेल, हमें इससे पता लग रहा है कि एनिमे की दुनिया नए दशक के साथ एक नए लेवल पर जा रही है और इसी के साथ विक्सर के इनिशिएटिव से जो कि एनिमे को इंडिया में लेकर आने वाला है, मेरे ख्याल से नया दशक इंडिया में एनिमे के राइज का टाइम होगा और हमें आगे जाकर एनिमे का एक गोल्डन टाइम पीरियड देखने को मिलने वाला है। लेकिन भले ही ये साल कमाल का हुआ हो, भले ही ये साल में बहुत कमाल के एनिमे आए हो, लेकिन कुछ चीज़ें इस साल में हुई होंगी जो कि हम लोग नहीं कर पाए होंगे। कई चीज़ें होंगी जो कि हमसे छूट गई होंगी और कई चीज़ें हुई होंगी जो कि वैसे नहीं गई जैसे कि हम चाहते थे वो जाए। लेकिन यू नो दिस इज़ द एंड एंड यू नो व्हाट द एंड मीन्स। Guys, hope करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। I know this video is terrible late, but I just want to say Happy New Year. होप करता हूँ कि ये नया साल और नया दशक तुम्हारे लिए कमाल का जाए, मतलब तुम सीजनल एनिमे के साथ अप टू डेट रह पाओ। Well, talking of seasonal anime, मैं एक सीजनल वीडियो बनाने वाला हूँ। When the season is almost over. Yes, I know. And on that note, मकोडो शिनकाई की मूवीज की रिव्यू सीरीज जो तुम लोगों को लगा होगा मैंने बीच में छोड़ दी है, is still getting continued. तो उसके लिए भी मेरे साथ जुड़े रहो। एंड वेल, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक दबा सकते हो, मेरा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी। मैं राजेश 103, मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।